देख रहे हैं राष्ट्रीय समाचार। आइए एक नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। नोबेल पुरस्कार 2025 की घोषणा होगी शुरू। 13 अक्टूबर तक चलेगी घोषणाएं। फिजियोलॉजी, भौतिकी, रसायन, साहित्य, शांति और अर्थशास्त्र के लिए दिए जाएंगे अवार्ड। जयपुर के एसएमएस हॉस्पिटल में लगी आग। ट्रॉमा सेंटर के आईसीयू में देर रात हुआ हादसा, 8 मरीजों की मौत। ओडिशा में दुर्गा पूजा के दौरान हिंसा, गाड़ियां जलाई गई। तोड़फोड़ के बाद इंटरनेट बंद। विश्व हिंदू परिषद ने बुलाया बंद। भारत ने पाकिस्तान को विमेंस वर्ल्ड कप में भी हराया, 88 रन से जीती टीम इंडिया। अमेरिका के शिकागो में बवाल, नेशनल गार्ड से भिड़े प्रदर्शनकारी। 1000 से ज्यादा प्रदर्शनकारी गिरफ्तार बताए जा रहे हैं। इस साल के नोबेल पुरस्कारों की घोषणाएं शुरू होने जा रही है, जो 6 से 13 अक्टूबर तक होंगी। सभी पुरस्कारों की घोषणाएं नोबेल पुरस्कार के आधिकारिक डिजिटल चैनल्स पर लाइव प्रसारित की जाएगी। पुरस्कारों के बारे में विस्तृत जानकारी जो है वो nobelprize.org पर प्रकाशित की जाएगी। ये वेबसाइट का नाम है। पुरस्कार प्रदान करने वाली संस्थाओं ने 2025 के अपने पुरस्कार निर्णयों की घोषणा फिजियोलॉजी, भौतिकी, रसायन, साहित्य, शांति और अर्थशास्त्र के लिए देने का फैसला किया है। दुनिया के कई नेताओं में से एक अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हो सकते हैं, जिन्होंने भारत पाक सीजफायर दावे से लेकर कई देशों के बीच युद्ध रुकवाने का दावा किया। ट्रंप के ऐसा करने के पीछे की वजह नोबेल पुरस्कार ही मानी जा रही थी। कहा जा रहा था कि वो चाहते हैं कि उनको नोबेल पुरस्कार मिले, इसलिए वो भारत पाक के बीच समझौता कराने का भी दावा कर रहे हैं। हालांकि ये किसको मिलेगा, ये पुरस्कार किसके हाथ जाएगा, इस पर पूरी दुनिया की नजर जो है वो टिकी हुई है। जयपुर के सवाई मानसिंह हॉस्पिटल के ट्रॉमा सेंटर के आईसीयू में रविवार देर रात आग लग गई। हादसे में 8 मरीजों की मौत हो गई है। इनमें 3 महिलाएं शामिल बताई जा रही हैं। रात 11:20 पर यह आग ट्रॉमा सेंटर में न्यूरो आईसीयू वार्ड के स्टोर में लगी है। यहाँ पेपर, आईसीयू का सामान और ब्लड सैंपलर, ट्यूब रखे थे। ट्रॉमा सेंटर के नोडल ऑफिसर और सीनियर डॉक्टर ने बताया कि शॉर्ट सर्किट के आग लगने का अनुमान जो है वो बताया जा रहा है। हादसे के समय आईसीयू में 11 मरीज थे। उसके बगल वाले आईसीयू में 13 मरीज थे। फायर विभाग के कर्मचारी ने जानकारी दी कि अलार्म बजते ही टीम मौके पर पहुंची। पूरे वार्ड में धुआं भर चुका था, अंदर जाने का कोई रास्ता नहीं था। ऐसे में बिल्डिंग के दूसरी ओर से खिड़की के कांच उतारकर पानी की बौछार मारी गई। आग पर काबू पाने में 1 से 1.5 घंटे का समय लगा। सभी मरीजों को बेड समेत बाहर सड़क पर शिफ्ट किया गया। ओडिशा के कटक में रविवार को दुर्गा पूजा विसर्जन के दौरान 2 गुटों में हुई झड़पों के बाद हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं। प्रशासन ने रात 10 बजे से पूरे शहर में कर्फ्यू लगा दिया है। इंटरनेट सर्विस बंद कर दी गई है। इस हिंसा में 25 लोग घायल हुए हैं। अब तक 6 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। वहीं विश्व हिंदू परिषद ने सोमवार को सुबह से शाम तक 12 घंटे का बंद बुलाया है। वीएचपी के प्रवक्ता ने कहा कि प्रशासन बार-बार अनुरोध के बावजूद शांतिपूर्ण विसर्जन सुनिश्चित नहीं करवा पा रहा और पुलिस के अनुसार झगड़ा तब शुरू हुआ जब कुछ स्थानीय लोगों ने जुलूस में बज रहे तेज आवाज वाले संगीत का विरोध किया था। थोड़ी ही देर में विवाद बढ़ गया। छतों से पत्थर और बोतलें फेंकी गई जैसी खबर सामने आई है, जिससे कई लोग घायल हुए। घायलों में डीसीपी खिलाड़ी ऋषिकेश ज्ञानदेव भी शामिल बताए जा रहे हैं। पुलिस के मुताबिक 8 से 10 जगहों पर आग लगने की सूचना मिली थी। आग बुझा दी गई, लेकिन भीड़ ने पुलिस पर पत्थर फेंके। जहां एक तरफ मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने कार्यवाही करने की बात कही है, तो वहीं दूसरी तरफ पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेडी अध्यक्ष नवीन पटनायक ने बीजेपी पर हमला बोला है और हमला बोलते हुए कहा है कि पुलिस हालात को संभालने में पूरी तरह बेबस नजर आई है। बीजेपी सरकार में पुलिस पर दबाव के कारण राज्य में कानून व्यवस्था बिगड़ गई है, ऐसा पूर्व सीएम का कहना है। भारत ने पाकिस्तान को 88 रन से हराकर महिला विश्व कप में अपनी जगह बरकरार रखी है। कोलंबो के प्रेमदासा स्टेडियम पर खेले गए मुकाबला में भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 50 ओवर में 247 रन बनाए। जवाब में पाकिस्तान की टीम 43 ओवर में 159 रन ही बना पाई और ऑल आउट हो गई। भारत के लिए इस मैच में क्रांति गौड़ और दीप्ति शर्मा ने 3-3 विकेट झटके, जबकि स्नेह राणा को 2 सफलताएं मिली। भारत पाकिस्तान मेंस क्रिकेट में हार मिलने के बाद महिला क्रिकेट टीम ने भी पाकिस्तान के छक्के छोड़ा दिए हैं। क्रिकेट में भारत ने लगातार चौथे रविवार को पाकिस्तान को मात दी है। इससे पहले 14, 21 और 28 सितंबर को मेंस एशिया कप में टीम इंडिया ने पाकिस्तान को लगातार 3 मैचों में हराया था। यानी पाकिस्तान के लिए अब शिकस्त हर दरवाजे पर खड़ी नजर आ रही है।
सोनम वांगचुक ने लेह हिंसा के दौरान हुई 4 लोगों की मौत की स्वतंत्र न्यायिक जांच की मांग की है। उन्होंने जोधपुर सेंट्रल जेल से एक चिट्ठी लिखी है, पत्र लिखा है। वांगचुक ने लिखा कि जिन लोगों ने अपनी जान गंवाई उनके परिवारों के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं हैं। मैं घायलों और गिरफ्तार लोगों के प्रति प्रार्थना करता हूँ। 4 लोगों की मौत की जांच एक स्वतंत्र न्यायिक आयोग से होनी चाहिए। जब तक ऐसा नहीं होता मैं जेल में ही रहूंगा। ये लेटर एडवोकेट मुस्तफा हाजी ने साझा किया है, जो लेह एपेक्स बॉडी लैब के कानूनी सलाहकार हैं। उन्होंने और वांगचुक के भाई तेस्तेन दोरजेले ने 4 अक्टूबर को जेल में वांगचुक से मुलाकात की थी। वांगचुक को 24 सितंबर को लेह हिंसा भड़काने के आरोप में राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत 26 सितंबर को गिरफ्तार किया गया था। वो फिलहाल जोधपुर की सेंट्रल जेल में बंद है। भोजपुरी गायक और बीजेपी नेता पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह एक बार फिर से सुर्खियों में है। बीजेपी में शामिल होने की चर्चा के बाद अब पवन सिंह की पत्नी का वीडियो सोशल मीडिया पर धड़ाधड़ वायरल हो रहा है, जिसमें वो रोते हुए आरोप लगा रही हैं कि जब वो अपने पति के घर पहुंची, यानी पवन सिंह के घर पहुंची, तो थानेदार ने उन्हें धमकाया और घर में प्रवेश से रोकने की कोशिश की। ज्योति सिंह ने कहा कि वो समाज के कहने पर अपने पति के घर लौटी थी, लेकिन पुलिस ने उनके साथ दुर्व्यवहार किया और उन्हें घर से निकालने की कोशिश की। इस घटना ने न सिर्फ भोजपुरी सिनेमा जगत बल्कि राजनीतिक हलकों में भी हलचल मचा दी है, हड़कंप मचा दिया है। सोशल मीडिया पर वायरल जो वीडियो हो रहा है वो आपको दिखा देते हैं। ये वीडियो देखिए आप। निकलेंगे, हमारा लास्ट जाएगा यहाँ से। आदमियों को बर्बाद कर दिया भैया, बर्बाद कर दिया। नहीं भैया, बाप रे बाप। बिहार चुनाव के लिए सीट शेयरिंग का फॉर्मूला लगभग दोनों तरफ तय हो चुका है। एनडीए के साथ साथ महागठबंधन ने भी सीट शेयरिंग अपनी रणनीति को अंतिम रूप दे दिया है। पटना में महागठबंधन की एक महत्वपूर्ण बैठक तेजस्वी यादव के आवास पर होती है और इस बैठक में आगामी चुनावों के मद्देनजर सीट शेयरिंग के मुद्दे पर अंतिम तौर पर सहमति बनने की खबर जो है वो सामने आ रही है। बैठक के बाद बाहर निकले सीपीआईएम के नेता अजय कुमार ने कहा कि सीट बंटवारे पर फाइनल निर्णय ले लिया गया है। 7 अक्टूबर को किसी भी समय प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सीटों की घोषणा कर दी जाएगी। तेजस्वी यादव के घर पर हुई इस मीटिंग में पूर्व मंत्री मुकेश सहनी, कांग्रेस नेता राजेश राम भी पहुंचे थे। वहीं एनडीए की ओर से बीजेपी के बिहार चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान, सह प्रभारी सीआर पाटिल, विनोद तावड़े और डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कई सहयोगी दलों से मुलाकात करके मीटिंग की। इन मुलाकातों के बाद जो जानकारी सामने आई है उसके अनुसार एनडीए में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला लगभग तय हो चुका है। भाजपा के तीनों नेताओं ने सबसे पहले जदयू के वरिष्ठ नेता राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह से मुलाकात की। इसके बाद जीतन राम मांझी से मिले और फिर उपेंद्र कुशवाहा से मुलाकात हुई। तीनों नेताओं के यहाँ हुई इस बैठक के बाद सीट शेयरिंग का फॉर्मूला लगभग तय माना जा रहा है। सूरत जिले के मंगरोल तालुका के झाख वाव में तोड़फोड़ की गई है। सत्ताधारियों ने सरकारी जमीन पर दबाव बनाकर मकान बनाए थे, ऐसा माना जा रहा है, कहा जा रहा है। करीब 12 लोगों ने सरकारी जमीन पर दबाव बनाया था, ऐसी खबर है। 12 में से 8 लोगों के खिलाफ थाने में अपराध दर्ज किया गया है। कड़ी पुलिस सुरक्षा के साथ कार्यवाही प्रांतीय अधिकारी, तहसीलदार, जिला पुलिस प्रमुख, डाक उपाधीक्षक समेत अधिकारी मौजूद रहे। किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए लगभग 400 पुलिसकर्मियों को मौके पर तैनात किया गया था। सूरत के खटोतरा क्षेत्र के खरवर नगर चौराहे के पास एक बड़ा हादसा हुआ। जानकारी का कहना है कि तेज रफ्तार ट्रेलर सीधे रोकड़िया हनुमान मंदिर में जा घुसा, जिससे मंदिर को भारी नुकसान होने से बचाव हो गया कहीं ना कहीं। स्थानीय लोगों ने बताया कि ट्रेलर मंदिर के नजदीक तक घुस गया था। हालांकि किसी प्रकार की जनहानि की खबर नहीं मिली है। घटना की सूचना मिलते ही स्थानिक कॉर्पोरेटर और पुलिस टीम मौके पर पहुंची और पूरे मामले की जांच शुरू कर दी। मौके पर मौजूद लोगों ने बताया कि सुबह के समय श्रद्धालुओं की आवाजाही कम होती है, जिसके कारण बड़ा हादसा टल गया। पुलिस ट्रेलर चालक और वाहन के पंजीकरण नंबर के आधार पर आगे की कार्यवाही में जुट गई है।
पाटन के राधनपुर के पास एक भीषण हादसा हुआ है। एक साथ 5 वाहन आपस में टकरा गए। इस हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 8 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। इस घटना में मरने वालों की संख्या अभी भी बढ़ सकती है। इस घटना के बारे में मिली जानकारी के मुताबिक राधनपुर के मोटी पिपली गांव के पास एक ट्रेलर, 2 बाइक, एक जीप और एक बोलेरो पिकअप के बीच टक्कर हो गई। पुलिस की एक टीम मौके पर पहुंची, घायलों को अस्पताल ले जाया गया। राजकोट के गांधी ग्राम पुलिस स्टेशन का एक दिल दहला देने वाला वीडियो सामने आया है, जो इंसानियत को शर्मसार कर देने वाला वीडियो है। इस वीडियो में थाने का एक सफाई कर्मी एक बाल आरोपी के बाल खींचकर उसे पीटता हुआ दिखाई देता है। आरोपी तड़प रहा था और पुलिस कांस्टेबल उसका वीडियो बना रहा था। आरोपी बच्चा कह रहा है कि मुझे अकेला छोड़ दो, मेरे बाल मत खींचो, कैंची से काटना है तो काट दो, लेकिन मेरे बाल मत खींचो। तभी वीडियो रिकॉर्ड कर रहा व्यक्ति कहता है कि अभी तो आगे से भी नहीं हुआ है, और सफाई कर्मी शैलेश बालों को जोर जोर से खींचता रहता है। मानिए 50 से 100 किलो का वजन उठा रहा हो। इस घटना से पुलिस के कान खड़े हो गए हैं। दरअसल पिछले दिनों एक युवक पर 5 लोगों ने हमला किया और उसे चाकू मार दिया गया था। युवक को इतनी बेरहमी से चाकू मारा गया था कि चाकू उसके शरीर में धंस गया। युवक को अस्पताल ले जाया गया और ऑपरेशन के बाद चाकू निकाला गया। गांधीग्राम पुलिस ने इस घटना में एक नाबालिग समेत 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया था। हर कोई ये चाहता है कि पुलिस लोगों की जान माल को नुकसान पहुंचाने वालों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही करे, और जब पुलिस जुलूस निकालती है तो नागरिक तालियां भी बजाते हैं। अपराधी के खिलाफ सख्त कार्यवाही होनी ही चाहिए, ये तो सब मानते हैं, लेकिन जो घटना थाने में हुई है वो सरासर कानून के खिलाफ देखी जाती है। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होते ही पुलिस अधिकारी भी हैरान रह गए हैं और हड़कंप मच गया है। मामले की जांच के आदेश दे दिए गए हैं। क्या इतना घिनौना कृत्य करने वाले सफाई कर्मचारी के खिलाफ अपराध दर्ज होगा? क्या थाने में ऐसा कृत्य करने वाले पुलिस अधिकारी या कर्मचारियों को उकसाने वाला माना जाएगा? क्या थानेदार की लापरवाही के मामले में कोई कार्यवाही होगी? लोगों के बीच ऐसे तमाम सवाल उठ रहे हैं। नेपाल में शुक्रवार से हो रही बारिश के बाद लैंडस्लाइड और बाढ़ से 2 दिन में 52 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 9 लोग लापता बताए जा रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो सबसे ज्यादा नुकसान पूर्वी नेपाल के इलाम जिले में हुआ है, जहां लैंडस्लाइड में 37 लोगों की मौत हो गई है। इलाम की जिला अधिकारी सुनीता नेपाल ने कहा है कि भर हुई मूसलाधार बारिश ने लैंडस्लाइड को ट्रिगर किया, जिससे भारी नुकसान हुआ। कई इलाकों में सड़कें जाम होने की वजह से रेस्क्यू में मुश्किल आ रही है। बचाव कर्मी पैदल ही प्रभावित क्षेत्रों तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। राजधानी काठमांडू में भी हालात खतरनाक बने हुए हैं। नदियों का जलस्तर बढ़ने से कई घर और बस्तियां डूब गई हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस हेलीकॉप्टर और मोटर बोट से रेस्क्यू में जुटी हैं। नेपाल सरकार ने सोमवार और मंगलवार को पूरे देश में पब्लिक हॉलिडे घोषित कर दिया है। वहीं मौसम विभाग ने 12 से ज्यादा जिलों में रेड अलर्ट जारी कर दिया है। अमेरिका में 5 दिन से जारी शटडाउन के कारण नेशनल न्यूक्लियर सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेशन यानी NNSA के पास देश के परमाणु हथियारों की सुरक्षा और रखरखाव के लिए सिर्फ 8 दिन का फंड बचा है। अमेरिकी ऊर्जा विभाग यानी DOE के सचिव क्रिस राइट ने चेतावनी देते हुए कहा कि 8 और दिनों का फंडिंग, उसके बाद हमें आपातकालीन बंदी प्रक्रियाओं का सामना करना पड़ेगा, जो देश की सुरक्षा को जोखिम में डाल सकता है। राइट ने आगे ये भी कहा कि फंड खत्म होने पर NNSA को स्टाफ कम करना पड़ेगा। रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक पार्टियों के बीच फंडिंग बिल पर सहमति न बन पाने की वजह से 1 अक्टूबर से शटडाउन शुरू होने वाला था। ऊर्जा विभाग की हालिया शटडाउन योजना के अनुसार कुल मिलाकर DOE के 60% कर्मचारियों को बिना वेतन छुट्टी पर भेजा जा सकता है। हालांकि वो कर्मचारी बने रहेंगे जो क्रिटिकल कंट्रोल ऑपरेशन सिस्टम चलाते हैं, जैसे कि न्यूक्लियर मटेरियल वाले सिस्टमों का रखरखाव या यूनिक उपकरणों की मॉनिटरिंग। इसके अलावा परमाणु हथियारों के प्रसार रोकने वाले कामों पर तैनात स्टाफ भी काम पर बने रहेंगे। योजना में शामिल होने वाले कर्मचारियों की सटीक संख्या का जिक्र कहीं नहीं किया गया है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने भारत अमेरिका संबंधों पर बात करते हुए ये माना है कि दोनों देशों के बीच कुछ समस्याएं हैं। उन्होंने ये कहा कि व्यापार वार्ता में अभी सहमति नहीं बनी है, जिससे अमेरिका ने भारत पर टैरिफ लगाया है।
जयशंकर दिल्ली में आयोजित चौथे कौटिल्य आर्थिक सम्मेलन में बोल रहे थे। इस दौरान उन्होंने ये कहा कि रूस से तेल खरीदने पर अमेरिका ने एक और टैक्स यानी एक्स्ट्रा टैरिफ लगाया है, जिसे भारत गलत मानता है। जयशंकर ने ये कहा कि कई अन्य देश भी रूस से तेल खरीदते हैं, लेकिन अमेरिका ने विशेष रूप से भारत को ही निशाना बनाया है। विदेश मंत्री ने यह भी कहा कि भारत और अमेरिका को अपने व्यापार के विवाद बातचीत से सुलझाने चाहिए, ताकि दोनों देशों के रिश्ते मजबूत बने रहें। उन्होंने ये भी कहा कि समस्याएं हैं, लेकिन हम इन्हें समझदारी से हल करने की कोशिश कर रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इलिनॉय राज्य के शिकागो में बढ़ते अपराध और प्रदर्शनों को देखते हुए 300 नेशनल गार्ड्स तैनात किए। इसके बाद इन गार्ड्स और प्रदर्शनकारियों में झड़प हो गई। व्हाइट हाउस की प्रवक्ता अबीगेल जैक्सन ने कहा कि ट्रंप शहरों में गड़बड़ी को रोकना चाहते हैं। ये सैनिक हमारे अधिकारियों और सामान की रक्षा करेंगे। अब तक 1000 से ज्यादा प्रदर्शनकारी गिरफ्तार किए गए हैं। ये कार्यवाही होमलैंड सिक्योरिटी डिपार्टमेंट यानी DHS के ऑपरेशन मिडवे ब्लिट्स के तहत की जा रही है। इसे सितंबर 2025 में शुरू किया गया था। इसके तहत अपराधियों और अवैध अप्रवासियों को गिरफ्तार किया जा रहा है। यह ऑपरेशन केटी अब्राहम नाम की एक लड़की की मौत के बाद शुरू किया गया है। एक अवैध अप्रवासी ने पिछले महीने नशे की हालत में तेज रफ्तार कार से केटी को कुचल दिया था, जिसके बाद ये बवाल अमेरिका में जारी है। अब वक्त है एक ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। Yeah.